हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामन को बच्चों पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके थे। आई होप कि उस चैप्टर को आपने अच्छे से समझ लिया होगा और ज़्यादा नहीं, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आप गौर देना, ठीक है। और कैलकुलेशन थोड़ा सा रखना तो आराम से बात बनने वाली है। आज बच्चों हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता, जो कि क्लास 12 का लास्ट चैप्टर है, को स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। और एग्ज़ाम नियर हैं काफ़ी स्टेट्स में, बिहार बोर्ड्स में तो फरवरी में सुनने में आ रहा है एग्ज़ाम्स हैं। तो देखिए ये लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बेसिकली स्टार्टिंग से ही पूछ लिए जाते हैं। एक्सरसाइज इसके अंदर कुल 5 हैं और क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, भरमार है क्वेश्चंस की। तो देखिए अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करें इस चैप्टर के अंदर तो हमें ज़्यादातर एक्सरसाइज को पढ़ना भी नहीं है, लास्ट में जो एक्सरसाइजेज हैं। बिकॉज जो हमने देखा है काफ़ी जगह पर, देखा भी है, काफ़ी सेट्स में देखा है, काफ़ी पेपर्स में देखा और इतने सालों से हम देख भी रहे हैं। तो इस चैप्टर से जो बेसिकली क्वेश्चन बनता है बच्चों, एक तो वो पहली एक्सरसाइज से क्वेश्चन बन जाते हैं। मोस्टली 85% जो क्वेश्चन बन जाते हैं वो पहली एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 13.1 से। तो सबसे मेन है कि हमें सिर्फ 13.1 को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 85%। यहाँ से बाई चांस नहीं बनता है तो अगली एक्सरसाइज से क्वेश्चन बन जाएगा। ज़्यादा एक्सरसाइज पे गौर नहीं देना है क्योंकि टाइम भी कम है, आप समझदार हैं बच्चों, और हमें अनसॉल्व पेपर भी कराना है। तो हमने आपके एक चैप्टर से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक सभी चैप्टर्स का प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व कराया है। शायद ही कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा होगा जो बिल्कुल ही उस जैसा सिमिलर होगा। अदरवाइज हमने एनसीईआरटी का टोटल सॉल्यूशन कराया है। सिर्फ ये चैप्टर नंबर आपका 13 जो प्रोबेबिलिटी है, इसको हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को उठाते हुए चलेंगे, ठीक है। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ उस टाइप के ही क्वेश्चन इस चैप्टर से कराए जाने वाले हैं। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हम नहीं कराएंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से जो है जैसे जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं उन्हीं को हम कराने वाले हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट यानी जनवरी से आपका अनसॉल्ड हम स्टार्ट करेंगे। तो इस मंथ में जो भी इस चैप्टर के अंदर से कवर हो जाएगा उन्हें हम कराएंगे, ठीक है। और 1 जनवरी से तो हम आपका फिर अनसॉल्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, और आपका सिलेबस समाप्त माना जाएगा, ठीक है। चलिए तो बात करें कि एक्सरसाइज 13.1, तो 13.1 बच्चों को ज़्यादा नहीं, फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। मेन है कि यहाँ के थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको क्लास 11th में आपने जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ा होगा, अगर आपने वो अच्छे से कर रखा है तो आई होप कि 12th में आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। जो जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उसका कॉन्सेप्ट भी पहले मैं आपको समझाऊंगा। इट मीन्स कि जो उन क्वेश्चंस में फॉर्मूले यूज होंगे उन सबको हम अच्छे से आपको समझाएंगे और फिर उसके बाद उनके ऊपर क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो जो बातें बताई उन चीज़ को फोकस कीजिएगा और उसी के हिसाब से हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो बच्चों 13.1 में जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आधारित हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या होता है और किस टाइप के फॉर्मूले हैं उनको समझते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे मेन है कि प्रोबेबिलिटी की, अब यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ तो वो नहीं है, जो कि 12th में आगे डेफिनेशन बताना एक नहीं बनता है। स्टार्टिंग में तो समझ में भी आता है और डेफिनेशन कहीं पूछी भी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप कहें तो प्रोबेबिलिटी बच्चों एक ऐसी संभावना होती है, यानी एक ऐसी घटना घटित होने की संभावना होती है या कोई भी ऐसी घटना घटित होती है जिसके परिणाम तो हमें पता है कि क्या क्या आ सकते हैं, बट ये नहीं पता कि यही आएगा, ठीक है। ऐसी घटना के परिणाम जिनके परिणामों के बारे में हमें ये तो पता है कि ये आ सकते हैं, बट ये श्योर हमें नहीं पता कि यही आएगा। तो इस प्रकार की घटना को हम बच्चों प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले के ऊपर बच्चों, ठीक है, जो कि बेसिकली इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, ठीक है, और जिसको हम समझेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहली है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता, ठीक है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको साइड में बता दूं कि आपने क्लास 11 में जो क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि प्रोबेबिलिटी पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस,
अब ये क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको 11th में पढ़ा होगा आपने। देखिए एक तो चीज़ आती है कि प्रतिदर्श समष्टि पॉइंट आता है, एक प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, इस चीज़ को बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। और ये जो NS है ये क्या है, N ही है, ये क्या है, PE है, ये क्या है बच्चों। जैसे मान लीजिए कोई घटना है बच्चों, और उस घटना के घटित होने के संभावित जो परिणाम हैं, अगर उन परिणामों को लेकर हम एक समुच्चय बना दें, ठीक है, एक समुच्चय बना दें, एक सेट बना दें, तो उसको ही बच्चों हम बोलेंगे प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है, जिसको हम NS से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि में मतलब बच्चों कि अगर कोई भी घटना घटित हो रही है, सपोज जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पासा है, पासा को हमने उछाला, तो क्या क्या आने की संभावना है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। इनमें से किसी एक की आने की संभावना है, बट हमें ये श्योर नहीं है कि कौन सा पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये पता है कि क्या क्या आ सकता है, बट कौन सा आएगा ये हम नहीं बता सकते हैं घटना घटित होने से पहले, ठीक है। तो इन सभी संभावित परिणामों को अगर मैं एक समुच्चय यानी एक सेट बना दूं और ब्रैकेट के अंदर लिख दूं सेट बना के, तो उसको ही हम बोलेंगे प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। एक पासा फेंकने पर जो भी आएगा, ये जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सब परिणाम आने की संभावना है। इनमें से कोई एक परिणाम आएगा, लेकिन कौन सा आएगा ये श्योर नहीं है हमें, ठीक है। तो इसको बोलेंगे बच्चों यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग मतलब कि हम ये नहीं पता कौन सा पॉइंट आएगा। अब इन कंडीशंस को अगर मैं एक कोष्टक लगा के मतलब एक सेट बना दूं, तो इस सेट को ही बोलेंगे हम बच्चों प्रतिदर्श समष्टि, क्लियर, जिसको कि हम NS से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। NE क्या है, घटना के घटित होने के परिणाम, संभावित परिणाम, ठीक है बच्चों, NE वो होगा, और PE उस घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो कुल मिला के फॉर्मूला बनेगा PE = NE/NS, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला, ये वैसे आपका 10th में ही पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब यहाँ पे कर दिया है, वैसे बताने की वो जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेनली 12th में फॉर्मूले यूज होंगे, जो इसकी पहली एक्सरसाइज में, उन फॉर्मूलों की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होगा, जैसे मान लो PE/F या A/B भी आप इसकी जगह ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि E और F ही लें। PA/B, PA/B = PA/B/PB, ठीक है। ये है बच्चों फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं PB/A, भाई PA/B = एक बार A और B का इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन मतलब आप समझ रहे हैं, इंटरसेक्शन मतलब होता है बच्चों कॉमन, किन्हीं भी दो समुच्चयों से जो चीज़ हमें कॉमन मिलेगी वही उनका इंटरसेक्शन होगा बच्चों, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट, तो PA/B = PA/B/PB, और अगर हम यहाँ पर देखिए बटे में B आ रहा है तो यहाँ भी क्या आएगा, PB आएगा, और अगर नीचे A आ रहा है तो यहाँ पे बटे में क्या आएगा, A आएगा, बाकी सेम रहना है। तो PB/A। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ, A और B दो हैं हमारे पास सेट, तो आप PA/B निकाल लीजिए, PA/B निकाल लीजिए, या PB/A निकाल लीजिए। बात बच्चों एक ही रहेगी, क्योंकि मीन्स है इसका कि कॉमन, यानी A और B में से कोई कॉमन ले लो या B और A में से कोई कॉमन ले लो, तो बात तो एक ही है, जो कॉमन आ रहा है वही आएगा। A और B में से ले लो या B और A में से ले लो, क्रम ही तो बदल गया है। क्रम बदलने से कॉमन लेने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो PA/B या PB/A आपस में समान होते हैं, ठीक है। तो PB/A = PA/B भी कह सकते हैं, B/A भी कह सकते हैं, और अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे यहाँ पर जो A आ रहा है तो यहाँ भी आ जाएगा PA, ठीक है, इस तरीके से। तो PB/A = PA/B/PA, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। ज़्यादातर सवाल जो बनता है बच्चों इस चैप्टर से वो इन्हीं फॉर्मूलों पे बन जाता है, ठीक है। एक फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा, जिसको मैं यहीं सम्मिलित कर लेता हूँ।
पी ए यूनियन बी, ए और बी का सम्मिलित प्रायिकता इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला एक यहाँ पे यूज होगा, इस फॉर्मूले को आप प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं और उन्हीं के फॉर्मूलों पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे इसमें, बिकॉज हमें अनशॉर्ट स्टार्ट करना है और ज़्यादा डीपली जाने पर क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते हैं। तो उन चीज़ों को इस टाइम आप पढ़ें जो नहीं पूछी जाती हैं, तो वो थोड़ा हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से एक और बनेगा बच्चों की पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन पी वी। एक्चुअली ये थोड़ा सा ये इस तरीके से होगा फॉर्मूला, और आप इसको थोड़ा सा ये गुण हैं बच्चों एक तरीके से प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, इसको हम इस तरीके से ना कह के हम थोड़ा इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि यहाँ पर आप इसको इसके डिवाइड में या फिर ऐसा लिख दीजिए पी ए यूनियन बी डिवाइड बाई बी। ठीक है, इस तरीके से इज इक्वल टू पी ए अपॉन बी, पी बी अपॉन पी बी अपॉन बी। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा करो आप सिंबल कोई दूसरा ले लो, क्योंकि यहाँ पर फिर ये सी से कैंसिल हो जाएगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे फॉर्मूले को लेकर। इस वजह से आप इसको कुछ नया पॉइंट लेते हुए काम कीजिए। ठीक है, तब बात सही से बनने वाली है। जैसे पी ए यूनियन बी डिवाइड बाई, यहाँ पे आप ए और बी मत लेके कुछ और नया ले लो, मान लीजिए एफ ले लो। ठीक है, ये बराबर पी ए अपॉन एफ प्लस बी, पी बी अपॉन एफ इज इक्वल टू पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। ठीक है, ये इसी की गुण है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये आपको यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इतने फॉर्मूलों को अगर हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आई होप कि जो पहली एक्सरसाइज है आपकी उसमें आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। और जो 11th का कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जब किसी पासे को उछालते हैं या दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो क्या क्या जो है प्रतिदर्श समष्टियाँ बनेंगी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा कि जब दो सिक्कों को या तीन सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो क्या क्या कंडीशंस बनेंगी, और हेड आता है टेल आता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चित्त का मतलब आप समझते होंगे बच्चों हेड, और पट का मतलब होता है बच्चों टेल। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप गौर दीजिएगा। ठीक है, चित्त और पट। और इस एक्सरसाइज में जो है पासे की अगर हम बात करें तो पासा में जो है कंडीशन जो होती है 1, 2, 3, 4, 5, यानी पासे के लिए जो प्रतिदर्श समष्टि होती है वो क्या होती है बच्चों, वो होती है NS। ये S बराबर पासे के लिए जो प्रतिदर्श समष्टि होगी वो S बराबर होगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और सिक्के के लिए जो होगी प्रतिदर्श समष्टि वो क्या होगी, सिक्के के लिए जो होगी बच्चों वो होगी हेड और टेल। ठीक है, और बात करेंगे कार्ड्स की, प्ले कार्ड्स की, पत्तों के बारे में, तो वो आने वाली एक्सरसाइज में आएंगे तो तब उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। फिलहाल हम पहली एक्सरसाइज में देखो मैंने क्या कहा आपको, हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है और उन क्वेश्चंस को समझना है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं सिर्फ उनको आपको लिखना है। इनको आप लिख लीजिएगा, इनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी सह प्रतिबंध प्रायिकता पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और अगर आप पी बी अपॉन ए निकाल रहे हैं तो पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए आएगा। ठीक है,
और पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, आपने पहले से ही फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ रखा है तो अब आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के बेस्ड पर इसी का जो प्रॉपर्टी है ये पी ए यूनियन बी अपॉन एफ इज इक्वल टू पी ए अपॉन एफ पी बी अपॉन एफ माइनस पी इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ, ठीक है। पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ, ठीक है। तो आप इसको यूज कीजिएगा, ठीक है। और अब हम आते हैं बच्चों सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि जल्दी हमें इस चैप्टर से को समाप्त करते हुए अनसॉल्व पर आना है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सिक्के को फेंकेंगे तो जो जो संभावनाएं बनेंगी उनको अगर हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो वो एक प्रतिदर्श समष्टि नाम से जाना जाएगा। पासे के लिए प्रतिदर्श समष्टि ये होती है, सिक्के के लिए ये होती है, प्लेइंग कार्ड्स के लिए 52 कार्ड्स होते हैं वो आ जाएंगे, लेकिन अभी उसकी कोई चर्चा इसमें नहीं है बच्चों। जितनी हमें ज़रूरत है हमने उसको अभी कवर कर लिया है। इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और आइए अब आते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको हर पॉइंट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, सिर्फ इस चैप्टर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चंस को साथ ना लेकर चलते हुए, ठीक है। और सिर्फ उनके फॉर्मूलों पर ही ज़्यादातर बात करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है इस एक्सरसाइज में वो क्या कहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यदि ई और एफ इस प्रकार की प्रायिकताएं हैं, यानी ई और एफ इस प्रकार की प्रायिकता, इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ई बराबर 0.6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, पी ई बराबर दे रखा है बच्चों हमें 0.6 एंड पी एफ बराबर बच्चों हमें दे रखा है 0.3, ठीक है। और पी ए ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ हमें दे रखा है बच्चों 0.2। तो पी ई अपॉन एफ, पी ई अपॉन एफ और पी एफ अपॉन ई और पी एफ अपॉन ई, मतलब ऊपर नीचे कर दिया है, बस हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा ओनली बेस्ड ऑन फॉर्मूला क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हमने पीछे 1-2 सेट भी कराए थे तो हमने उसमें देखा भी होगा, ठीक है बच्चों। और आप सर्च उठा कर देखेंगे तो ज़्यादा इनके अलावा बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अदर टाइप के मिलने वाले हैं, अदरवाइज ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और आएगा तो उसको हम अनसॉल्व में देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो देखिए फॉर्मूला मैंने आपको कराया था पी ई अपॉन एफ, पी ई अपॉन एफ बराबर फॉर्मूला होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक है। यही फॉर्मूला है पी ई अपॉन एफ का। तो सीधे सीधे यहाँ पर देखिए हमें वैल्यू गिवन है, पी ई इंटरसेक्शन एफ है, ओके, पी एफ है, ठीक है। फॉर्मूले में लगा दीजिए, तो पी ई अपॉन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 0.2 अपॉन पी एफ की वैल्यू क्या है 0.3। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 2/3 आपका आंसर आ जाएगा, इससे ही हट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 2/3 आपका आंसर। ऐसे ही अब पी एफ अपॉन ई पूछा है, तो पी एफ अपॉन ई बराबर इसका क्या होगा बच्चों, तो ये होगा पी वही ई इंटरसेक्शन एफ बोल दो या एफ इंटरसेक्शन ई बोल दो, बात एक ही है, ये मैंने आपको फॉर्मूले में बता दिया था। अपॉन नीचे यहाँ पर क्या आ रहा है ई, तो यहाँ पे आ जाएगा पी ई, ठीक है। अब वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू इसकी दे रखी है 0.2 और पी ई की वैल्यू है 0.6, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो 2/6 मतलब 2 3 जा 6, तो 1/3 आपका आंसर। इस तरीके से आपको करना है। तो सारी वैल्यूज आपको गिवन है, बस थोड़ा सा माइंड यूज करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है बस। और जिन जिन चीज़ों की अगर मान लो हमें कमी भी लगेगी तो हम उनको निकालेंगे, वो आप देखेंगे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। इन चीज़ों को आप अच्छे से प्रिपेयर रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पहला प्रश्न इस एक्सरसाइज का समाप्त हुआ। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। आप चाहते हैं ना पॉइंट में भी लिख सकते हैं या ऐसे ही छोड़ दीजिएगा डिवाइड में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, मतलब फ्रैक्शन में छोड़ दीजिएगा या फिर इसको आप कंप्लीटली डिवाइड करके
जो है फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, पॉइंट में ले सकते हैं बच्चों। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, इसमें देखिए क्या दे रखा है बच्चों। ये हमें दिया है कि पी ए अपॉन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पी ए अपॉन बी हमसे ज्ञात करा रहा है। मैं एक एक प्रश्न करा रहा हूँ पहली एक्सरसाइज का। उसका रीज़न ये है कि पहली एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पी ए अपॉन बी बराबर हमें बच्चों निकालना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और पी बी बराबर 0.5, पी बी बराबर दे रखा है 0.5 एंड पी बी अपॉन ए दे रखा है, पी बी अपॉन ए दे रखा है हमें कितना 0.4। ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें बच्चों। आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक, पी ए अपॉन बी निकालना है, हम तीसरे पे पहुंच गए। पी बी दे रखा 0.5 और पी बी अपॉन ए एक्चुअली यहाँ पर हमें जो गिवन है वो नहीं गिवन है, यहाँ पे ये दिया नहीं है हमें, सिर्फ पी बी दे रखा है हमें 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है बच्चों 0.32। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों। तो देखिए अब आपको देखिए वो ये जो फॉर्मूला बनाया है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनाया है, यानी पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब इसमें हो सकता है कभी ये दे दें, ये दे दें, ये पूछ लें, या ये दे दें, ये दे दें, ये पूछ लें, या ये दे दें, ये दे दें, ये पूछ लें, मतलब घुमा फिरा के कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूले में वैल्यू लगा दीजिए। देखिए आपको क्या करना है, पी ए अपॉन बी निकालना है, तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला लगाएंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी को दे रखी है और पी बी को दे रखी है, सीधे सीधे लगा दीजिए। ठीक है, तो पी ए अपॉन बी बराबर इसकी वैल्यू क्या है भाई 0.32 अपॉन पी बी की वैल्यू क्या है 0.5। तो भाग में पॉइंट क्या होते हैं, घट जाते हैं, तो ऊपर 2 टाइम बाद है, नीचे 1 टाइम बाद है, तो 1 टाइम बाद बचेगा ऊपर 3.2 एंड डिवाइड बाई 5। ठीक है, और आप चाहें तो और इसको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर लीजिए पॉइंट हटा लीजिए, तो नीचे ऊपर 32 और नीचे हो जाएगा 50। इसको कैंसिल आउट करेंगे 16, इसको 25 टाइम, तो 16 अपॉन 25, या और डिवाइड करना चाहें तो आप इसको पॉइंट में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, तो देखिए 25 का भाग चाहे तो 16 में तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा के बढ़ा लीजिए 0, 160 हो जाएगा। और 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 6 टाइम्स चला जाएगा और ये हो गया 160, बचे 10, तो फिर 0 बढ़ा लीजिए 25 चौका 100, तो 0.64 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो गया। तो आपने देखा बच्चों, जो भी क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड ऑन फॉर्मूला है, आउट ऑफ फॉर्मूला नहीं है क्वेश्चन। थोड़ा सा भी इधर आएगा तो आपको सिर्फ फॉर्मूले अगर अच्छे से प्रिपेयर हैं और कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक है तो आप आराम से सारे क्वेश्चन करते जाएंगे और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं कह सकता हूँ कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 13.1 फॉर चैप्टर नंबर 13। आने वाली एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत कम मात्रा में पूछे जाते हैं, बट यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो 85% इसी चैप्टर से, इसी एक्सरसाइज से बच्चों क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है बच्चों, पी ए बराबर 0.8, पी बी बराबर 0.5, ठीक है, एंड पी बी अपॉन ए बराबर 0.4। ठीक है, तो ज्ञात करना है। यहाँ पे इस एक सवाल के अंदर 3 सवाल हमसे पूछ लिए हैं। पहला पार्ट हमसे पूछा है पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है पी ए अपॉन बी कितना होगा, तीसरे पार्ट में हमसे पूछा है पी ए यूनियन बी कितना होगा। ये 3 चीज़ें बच्चों हमसे पूछी हैं। तो देखिए बारी बारी से हम ज्ञात करेंगे और किस तरीके से ज्ञात करेंगे उस चीज़ को समझिए आप।
तो सबसे पहले मेन है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, तो अब क्या पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ लिया और पी ए दिया है, पी बी दिया है और पी बी अपॉन ए दे रखा है, तो नो प्रॉब्लम, आप फॉर्मूला लगाइए सीधे सीधे। पी आपको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना है। देखिए पी ए अपॉन बी बराबर भी फॉर्मूला होता है और पी बी अपॉन ए बराबर भी होता है, तो हमें पी बी अपॉन ए दिया है तो बी अपॉन ए बराबर लगाएंगे, तो पी बी अपॉन ए, पी बी अपॉन ए बराबर जो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ठीक है, क्योंकि बी अपॉन ए है, नीचे ए आ रहा तो यहाँ भी ए आएगा, और ऊपर आप ए इंटरसेक्शन बी लिख दो या बी इंटरसेक्शन ए लिख दो, बात एक ही है। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है बच्चों कितनी है 0.4 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है पहले पॉइंट में, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए की वैल्यू बी गिवन है 0.8, इसका मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए, तो 8 4 जा 32 और 0.1 और 1 2 टाइम, तो यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से आपका ये पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ठीक है। चलिए तो ये आ गया, अब आपको क्या निकालना है दूसरे पॉइंट में, पी ए अपॉन बी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी ए अपॉन बी ये है आपका दूसरा पॉइंट, पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। तो पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो ये होता है ना, तो बस, तो पी ए अपॉन बी हमें ज्ञात करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी हमने जस्ट अभी निकाला है बच्चों, ये रहा, ठीक है, ये जो यूज किया है, अब जो अभी हमने निकाला है उसको यूज करेंगे हम, ठीक है। तो 0.032, तो 0.32 एंड डिवाइड बाई पी वी, पी वी की वैल्यू दे रखी है हमें 0.5, तो 0.5, तो पी ए अपॉन बी बराबर पॉइंट से घट जाएगा तो 3.2 अपॉन 5 बचेगा, 5 से भाग देंगे आप तो 5 6 30, 2 बच के 5 चौक 20, पॉइंट इतना, तो 0.64 आ गया बच्चों, इतना आ गया 0.64 पी ए अपॉन बी, ओके। अब इसके बाद आएगा आपका थर्ड पॉइंट में जो हमसे पूछा है, वो क्या पूछा है, पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी, ठीक है, ये पूछा है। तो एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में तो ये होता नहीं है, आपने 11वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा और मैंने अभी आपको लिखाया भी था कि पी ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या, थर्ड पॉइंट में हमसे ये पूछा है, ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन होगा, ठीक है, ये इंटरचेंज आपस में हो जाते हैं, क्लियर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमसे ये पूछा है तो हमने इसके बराबर फॉर्मूला लगाया है। अब हमारे पास बाकी जो फॉर्मूले में चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हैं, पी ए हमारे पास है, पी बी हमारे पास है एंड पी ए इंटरसेक्शन बी भी हमारे पास अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं बच्चों। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए की वैल्यू गिवन है 0.8, पी वी की वैल्यू है 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, उसकी वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की थी 0.32 एंड फाइनली पी ए यूनियन बी बराबर, इनको ऐड करेंगे 8 और 5 13 1.3 और माइनस 0.32, तो इसको जब माइनस करेंगे 1.30 में से 0.32 को तो कैरी लेंगे 10 से गया 2 तो 8, यहाँ बचा 2, यहाँ 12 से 3 गया तो 9.98 बचा, 0.98, ओके। तो पी ए यूनियन बी बराबर, ठीक है, यहाँ से ले लिया 12 से गया 3 तो 9, यस 0.98, ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। तो फॉर्मूला बस आपको यूज आना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं और जो हमने फॉर्मूले लिखाए हैं वो अगर आपको याद हैं और उनको किस तरीके से यूज़ करना है गिवन वैल्यूज़ के अंदर, तो आपको बस फिर तो बात बन जाएगी। इतनी चीज़ों को आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों ये, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका
वो है बच्चों 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा बच्चों। सभी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मूला हैं, तो मैं फिर कह रहा हूँ आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार और हर बार पूछे जाते हैं। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा कर देख लीजिए, अगर प्रोबेबिलिटी चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा तो यहीं से मिलेगा मोस्टली। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों बहुत सारे चैप्टर्स बन जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस देने के लिए, तो कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएं, ये भी तो बहुत डीप रहता है। चैप्टर्स बहुत हैं, क्वेश्चंस कम देने होते हैं, तो ये चीज़ बनती है बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब 4 की बात करेंगे बच्चों हम। 4 में एक्चुअली हमें क्या दे रखा है, P यूनियन B बराबर हमें ज्ञात करना है और हमें दिया है दिया है 2 PA बराबर 2 PA बराबर PB B बराबर 5/13। ठीक है, और PA अपॉन B बराबर 2/5। ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं और ये हमसे पूछा है बच्चों। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, हम यहाँ पर एक्चुअली हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। देखिए 2PA बराबर कितना है, 2PA बराबर 5/13। तो यहाँ से 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो PA बराबर 5/13 दूनी 26। क्लियर। ऐसे ही PB की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 5/13। ओके, अब हमें एक्चुअली ये हमें गिवन है, हमें निकालना है PA यूनियन B। तो जस्ट अभी हमने एक फॉर्मूला की यूज़ किया था बड़ा सा, PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस P इंटरसेक्शन B। ठीक है, वही फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। बट उस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता है, पहले हम उन्हें ज्ञात कर लेते हैं। एक्चुअली हमें PA चाहिए, PB चाहिए और PA इंटरसेक्शन B चाहिए। तो PA हमारे पास है, यस PA हमारे पास है, और PB भी हमारे पास है, बस PA इंटरसेक्शन B नहीं है, तो उसको निकालना पड़ेगा पहले हमें। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। होता है नहीं होता प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ हमें निकालनी है, ये हमें गिवन है, ये गिवन है, ये नहीं है हमारे पास, तो ये भी निकालनी पड़ेगी पहले हमें। ये और मालूम पड़ जाते हैं, तीनों मतलब पता चल जाएंगे, तो फिर ये निकल आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है अभी P कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, PA अपॉन B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो हमारे पास PA अपॉन B क्यों लगाया, क्योंकि हमें P अपॉन A अपॉन B दे रखा है। अगर PB अपॉन A दिया होता तो PB अपॉन A लगाते। ठीक है, और ये इसलिए दे रखा है कि हम इसको आसानी से निकाल सकें और फिर वहाँ पर हम यूज इसको कर सकें। ठीक है, तो PA अपॉन B की वैल्यू है बच्चों 2/5 इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या है, तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू तो हमें निकालनी है, और अपॉन PB की वैल्यू है स्टूडेंट्स, PB की जो वैल्यू है 5/13 है। ठीक है, तो देखिए इसका आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर 2/5 इंटू 5/13, इससे ये कैंसिल आउट, तो 2/13 आ गया। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखाया है। ठीक है, क्योंकि हमें ज्ञात करना है। तो PA यूनियन B बराबर PA, तो PA की वैल्यू कितनी है बच्चों, PA की वैल्यू है ये रही 5/26 प्लस PB की वैल्यू 5/13 और माइनस PA इंटरसेक्शन B, तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकालिए 2/13। ठीक है, तो LCM क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 26, तो ऊपर 5 यहाँ 13 2 जा और 5 2 जा 10, 13 2 जा 2 2 जा 4, 5 और 4 हो गया 9 माइनस 4/26, तो 9 में से 4 जाएगा तो उतना बचेगा 5/26। ये आपका आंसर। ठीक है, यही हमसे पूछा था कि PA यूनियन B बताओ।
तो बस आपको दिमाग में इतना रखना है कि हमें क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। तो जो जो दिया है और जो पूछा है वो किस फॉर्मूले में आते हैं, वो फॉर्मूला आपको याद हो। तो फॉर्मूला भी कुछ ज़्यादा नहीं, 3-4 फॉर्मूले हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर रखिएगा तो बात आपकी बनती जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हुआ, जिसके क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फिर से अंदर भी 3 क्वेश्चन थे, तो वो भी आपको आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आराम से चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन शॉर्टली पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट को ही पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और इसके अंदर भी बच्चों 3 प्रश्न हमसे पूछे हैं। क्या है देखिए, 5 में एक्चुअली हमें गिवन है, गिवन क्या है, PA बराबर 6/11, PA बराबर 6/11, PB बराबर बराबर 5/11 एंड PA यूनियन B। अब के यहाँ पे ये दे दिया है बच्चों, PA यूनियन B बराबर 7/11, ये हमें दे दिया है बच्चों। तो हमसे पूछा है बच्चों नंबर 1 पॉइंट, इसमें पूछा है कि PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है, पहले पॉइंट में। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हमसे पूछा है कि PA/B की वैल्यू कितनी है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट है PB/A, PB/A ये पूछा है बच्चों हमसे कितना है। तो ये 3 क्वेश्चंस बच्चों हमसे पूछे हैं इसके अंदर। ओके, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर एक्चुअली हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर PA इंटरसेक्शन B चाहिए। तो देखो PA इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला PA है, PB है और ये निकालना है, तब बात बन पाएगी। तो देखिए क्या चाहिए, हमारे पास PA है, PB है और PA यूनियन B है, तो वहाँ से PA इंटरसेक्शन B निकाल लेंगे, यानी फॉर्मूला यूज करेंगे हम PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B जी। ये चीज़ हमें चाहिए और ये तीनों हमें पता है, तो लगा दीजिए। इसकी वैल्यू 7/11, PA की वैल्यू 6/11, PB की वैल्यू 5/11 और माइनस PA इंटरसेक्शन B। इसको आप बुला लीजिए इधर, इसको भेज दीजिए उधर। तो PA इंटरसेक्शन B बराबर 6/11, 5/11 इधर आएगा तो माइनस के 7/11, तो ऐसा में आ गया 11। तो ऊपर हो गया 6 प्लस 5 और ये माइनस 7, तो 7 और 6 वो 6 और 5 11 माइनस 7/11, तो 11 में से 7 गए तो 5 बचे, तो 5/11 आ गया बच्चों। तो PA इंटरसेक्शन B आ गया 5/11। क्लियर। उसके बाद बच्चों ये भी चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट में PA/B पूछा है, तो अब तो आराम से लगा सकते हैं दूसरा पॉइंट, PA/B बराबर PA इंटरसेक्शन B/PB। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला है बच्चों ये। तो PA/B हमें चाहिए और PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है, PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 5/11, तो 5/11 एंड डिवाइड बाई PB की जो वैल्यू है वो भी है 5/11, तो इससे कैंसिल आउट, तो क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर। चलिए थर्ड पॉइंट में बच्चों हमसे क्या पूछा है, PB/A, तो PB/A बराबर, तो यही फॉर्मूला PA इंटरसेक्शन B/P आ जाएगा बस। तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये निकली थी आपकी 5/11, तो 5/11 एंड डिवाइड बाई PA की वैल्यू है 6/11, तो 11 से 11 कैंसिल, तो 5/6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका 5 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट और थर्ड पार्ट भी बच्चों कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। तो देखिए फॉर्मूले एक दूसरे में घुमा फिरा के लग रहे हैं, तो बस ये आप घुमा फिरा के यूज करना तभी सीख पाएंगे जब आपको फॉर्मूले की पहचान हो
कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होना है और वो बहुत अच्छे से याद हो, ठीक है, और कैलकुलेशन स्ट्रांग हो तो बात बन जाएगी, फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से ये बच्चों आपका 5वां प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आएगा, ठीक है, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली इस चैप्टर से पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक PE/F ज्ञात करनी है, ठीक है। 6 क्वेश्चन से लेके 9 तक क्या निकालनी है, PE/F की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 6 और 6 में, ठीक है। 6 का फर्स्ट पार्ट इसमें कहा है कि 6 में कहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है। यानी एक सिक्का है, कॉइन है, ठीक है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है। तो भाई जब सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो पूछा है इसमें बच्चों, इस 6 प्रश्न के अंदर जो है 6 ही प्रश्न है एक्चुअली, ठीक है। और हमसे पूछा क्या क्या है वो भी देखेंगे। तो पहले जो ज़रूरत पड़ेगी उसे बना लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है, तो एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है तो क्या कंडीशन बनेगी ये बताया। देखिए पहली बार सिक्का उछाला तो कुछ आया, दूसरी बार उछाला तो कुछ आया, तीसरी बार उछाला तो क्या आया, कुछ और आया, मतलब कुछ ना कुछ आएगा, हेड टेल में से ही आएगा, ठीक है। अब क्या आएगा ये क्लियर नहीं है। तो एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, तो जब सिक्के को 3 बार उछालेंगे हम तो प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी बच्चों, उसको लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि ठीक है, इसको हम एस से लिखते हैं। तो प्यारे प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, यानी अगर कोई घटना घटित हो रही है तो उसकी क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, उन पॉसिबिलिटीज़ को एक कोष्टक के अंदर लिख दीजिए सेट बनाकर, तो वही ये आपकी प्रतिदर्श समष्टि होगी। तो जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो क्या आएगा, हो सकता है पहली बार उछाल लें तब भी हेड आए, दूसरी बार उछाल लें तब भी हेड आए, और तीसरी बार उछाल लें तब भी हेड आए। यह जरूरी थोड़ी है 3 बार हर बार हेड आए, एक बार हेड फिर दूसरी बार हेड बट तीसरी बार टेल आ जाए, तो ये भी तो हो सकता है। या पहली बार हेड दूसरी बार टेल आए और तीसरी बार भी टेल आ जाए, तो ये एक अलग परिणाम हो गया। तो ऐसे ही परिणाम कितने बनेंगे, पहले तो ये पता करना सीखिए परिणाम बनेंगे कितने। तो बच्चों सिक्के को जब हम उछालते हैं तो 2 ही पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। सिक्के के 2 फेस होते हैं, एक हेड और एक टेल, 2 फेस होते हैं ना। अब देखिए, और सिक्के को उछाल कितनी बार रहे हैं बच्चों, हम 3 बार रहे हैं। तो फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ बच्चों, कितनी बार उछाल रहे हैं हम, कि 3 बार उछाल रहे हैं, मतलब एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं बच्चों हम, ठीक है। और सिक्के के फेस कितने, 2। तो फेस हैं बच्चों, फेस हैं, फेस नीचे, और कितनी बार उछाल रहे हैं, जितनी बार उछालें वो ऊपर, यानी फेस है सिक्के के 2 और कितनी बार उछाल रहे हैं, 3 बार। तो 2 की घात 3, 8 यहाँ पर बच्चों परिणाम निकल कर आएंगे, पॉसिबल परिणाम निकल के आएंगे 8, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सिक्के के लिए 2 की पावर 3, अब 3 क्या है यहाँ पे, एक तरीके से 2 की पावर n का काम करेगा। अब n जितनी बार चला जाएगा तो नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 8 परिणाम बनेंगे बच्चों, जब एक सिक्के को हम 3 बार उछालेंगे तो 8 अलग अलग परिणाम बनेंगे। तो वो 8 परिणाम कौन कौन से हैं, उनको एक सेट बनाएंगे और वही प्रतिदर्श समष्टि होगी। तो देखिए क्या होंगे,
प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर, पहले सिक्के को छाला, हो सकता है हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड और तीसरे पे भी हेड। यह जरूरी नहीं है ये आए पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल। यह जरूरी नहीं है ये भी आए पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल। जरूरी नहीं है ये आए पहले पे टेल, दूसरे पे टेल और तीसरे पे भी टेल। जरूरी नहीं है पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आ जाए, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। या फिर जरूरी नहीं है पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, ठीक है, और तीसरे पे फिर से हेड आ जाए। तो कितने परिणाम बनेंगे? 8। तो 1 2 3 4 5 6 बन गए। अब एक और बच्चों, अब और क्या रह गया? देखिए ये भी हो सकता है कि पहले पे आ जाए हेड और दूसरे पे आ जाए टेल, और नहीं पहले पे तो आना चाहिए आपका, मान लीजिए पहले पे आ जाए टेल और दूसरे पे भी टेल और फिर हेड आ जाए। तो ये कंडीशन आ गई, आ गई। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए। ये कंडीशन बनी है, ये कंडीशन नहीं बनी है, ठीक है। हेड टेल हेड या टेल हेड हेड। तो 2 4 6 7 हो गए। अब एक और क्या रह गया बच्चों? एक और ये हो सकता है कि हेड आए, टेल आए और फिर से टेल आए, लेकिन ये कंडीशन तो बच्चों बन गई है। तो ऐसा कर लीजिए, फिर टेल आ जाए, ठीक है, टेल आ जाए, हेड आ जाए और फिर हेड आ जाए, टेल आ जाए, हेड आ जाए और फिर हेड आ जाए। यानी पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे भी हेड आ जाए। तो ये 8 अलग अलग बच्चों परिणाम बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो ये पॉसिबिलिटी है और इनको बच्चों हमने एक कोष्टक के अंदर लिख लिया कॉमा लगाकर। तो ये बन गई प्रतिदर्श समष्टि, यानी ये परिणाम आ सकते हैं भाई, इसके अलावा कोई और परिणाम नहीं बनेगा, वरना आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब पहला पॉइंट में हमसे कहा है बच्चों, पहली घटना घटित सबसे नंबर पर एक हो रही है ई वो घटना है कि तीसरी उछाल पर चित्त आना चाहिए। तो तीसरी उछाल पर चित्त आए, तो ई बच्चों एक घटना है और ये कह रहा है कि तीसरी उछाल पर चित्त आए, मतलब तीसरी उछाल पर चित्त आना चाहिए। पहली बार उछाला तो कुछ भी आया कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार उछाला कुछ भी आया कोई दिक्कत नहीं है, बट तीसरी पे चित्त ही आना चाहिए। तो फिर क्या क्या कंडीशन बनेंगे, ठीक है। तीसरी पर चित्त नहीं आनी, चित्त आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि एस है, तो यहाँ पे नंबर ये बोलते हैं बच्चों प्रतिदर्श बिंदु, इन्हें बोलते हैं प्रतिदर्श बिंदु। ये सब प्रतिदर्श बिंदु होते हैं। तो कितने प्रतिदर्श बिंदु हो गए? 8। तो इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि NS कितने हैं? 8। अब बच्चों तीसरी उछाल पर चित्त आना चाहिए, तो क्या क्या आ सकता है इसमें से देखो। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी? यहाँ से प्रतिदर्श समष्टि बनेगी, तीसरी उछाल पर चित्त आए और पहली और दूसरी पर कुछ भी आए। तीसरी पर चित्त आए उसे लो, चित्त मतलब बच्चों हेड, ठीक है, हेड आना चाहिए तीसरे नंबर पे। तो यहाँ देखो तीसरे नंबर पे हेड आ रहा है, तो ये आ जाएगा H H H। यहाँ तीसरे पे नहीं आ रहा, यहाँ तीसरे पे H आ रहा है, तो T T H। और यहाँ आ रहा है तीसरे पे, तो H T H। ये नहीं, ये आ सकता है T H H, ठीक है, ये हो गया। यानी वो हमने संभावित घटना ले ली जिनकी तीसरी उछाल पर बस क्या आना चाहिए? तीसरी उछाल पर हेड आना चाहिए, और पहली दूसरी बचा कुछ भी आए। तो इनमें से ये टोटल पॉसिबिलिटी थी, इनमें से वो पॉसिबल हमने वो कंडीशन उठा ली जिन पर थर्ड वाले पर सिक्के पर जो है वो क्या आ रहा है? हेड आ रहा है, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है, ओके। और दूसरी बच्चों है, तो यहाँ पर बच्चों NE कितना होगा इसमें? तो NE हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। दूसरे में बच्चों हमसे क्या पूछा है? तो दूसरे में बच्चों हमसे क्या पूछा है, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। दूसरे में हमसे कहा है कि न्यूनतम 2 चित्त आए, ठीक है। न्यूनतम पहले में तीसरी उछाल पर चित्त आए और दूसरी घटना दे रखी है पहली दोनों उछालों पर चित्त आए। एक और घटना है बच्चों इसी में F घटना है, पहली
दोनों उछालों पर, पहली दोनों उछालों पर चित आए। ठीक है, चित आए, चित आए मतलब पहली दोनों उछालों पर चित मतलब है शुरुआत में दोनों पर हेड आना चाहिए और थर्ड वाले पे चाहे कुछ भी आए। तो शुरुआत में दोनों पर हेड आ रहा है तो एच 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 आ सकता है, बस शुरू के दो को देखना है, यहाँ एच आना चाहिए, एच एच बस। यहाँ भी ये भी आ सकता है एच एच टी। ये पहली पे है दूसरी पे तो नहीं आ रहा, तो नहीं, इस शर्त को पूरी नहीं कर रही है। पहली दोनों उछालों पर चित्त आना चाहिए, तो पहली उछाल पर तो आ रहा, दूसरी पर कहाँ आ रहा है? ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो इतने बने। तो इसके लिए एन नंबर ऑफ प्रदर्श बिंदु यानी नंबर ऑफ पॉइंट क्या होंगे? सिंपल पॉइंट एन एफ बराबर 1 और 1 2 हो गए। ठीक है, अब क्या निकालना है? अब हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ यानी ई और एफ में कॉमन पॉइंट। तो ई इंटरसेक्शन एफ जब हम निकालेंगे मतलब इसका कि ई और एफ घटना में कॉमन पॉइंट क्या है, तो इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन पॉइंट है क्या भाई? इसका मतलब होता है कॉमन, इसका मतलब होता है कॉमन, जो कॉमन है वो। तो देखिए कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर देखिए एक तो ये कॉमन आ रहा है, एक पॉइंट कॉमन, और कोई कॉमन नहीं आ रहा बच्चों। तो एक ही कॉमन आ रहा है सिर्फ एच एच एच। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? एक पॉइंट है तो एक आ गया। ठीक है, अब हमसे बच्चों पूछा क्या है? ई अपॉन एफ पूछा है, तो ई अपॉन एफ का फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। देखिए पी चाहिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ से? सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे हम पीई। तो पीई कैसे निकालेंगे? पीई बराबर होगा एन ई अपॉन एन एस। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, 10th में पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, और अभी भी मैंने बताया था। तो एन ई की वैल्यू हो गई बच्चों, एन ई की वैल्यू हो गई टोटल एन ई, पहली घटना में संभावित घटना के कुल संख्या यानी पॉइंट कितने थे बच्चों? एन ई 4, ये रही हमारे पास ही लिखा है, एन ई बराबर 4 और बटे एन एस कितना है? 8, 4 दूनी 8, तो 1/2 आ गया। ठीक है, उसके बाद एन एफ दे रखा है, तो यहाँ से पी एफ निकालो, एफ घटना की प्रायिकता, तो ये होगी एन एफ अपॉन एन एस, क्योंकि इस सैंपल स्पेस के करस्पॉन्डिंग हम निकाल रहे हैं। तो एन एफ दे रखा है बच्चों 2 और एन एस दे रखा है 8, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ का पॉइंट कितना निकाला है? सैंपल पॉइंट 1 और टोटल 8, तो ये 1.8 आ गया। अब आप जो है उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं जो मैंने लिखाया था। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो ये जो हमसे निकलवाया, तो पी ई अपॉन एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ऐसा देखिए एक्चुअली यहाँ पी आ रहा है यानी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी जरूरत थी ना, इसलिए। तो अब देखिए अब आप लगा सकते हैं, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ हमने अभी निकाला, ये ओनली ई इंटरसेक्शन एफ था, हमें पी ई इंटरसेक्शन एफ यानी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो वो कितनी आ रही है? 1/8, तो 1/8 एंड डिवाइड बाई पी एफ। पी एफ कितना निकाला है बच्चों हमने? तो ये एन एफ है और इसका हमने पी एफ निकाला है 1/4, 4 2 जा 8, तो फाइनली आ गया 1/2 और ये आपका आंसर। ठीक है, तो पहले पॉइंट में 6 का पहला पॉइंट था जिसके ये एक लैंग्वेज वाला सवाल था। अभी तक जो सवाल दिए थे वो सब बेस्ड ऑन फॉर्मूला थे, बट बच्चों ये जो क्वेश्चन था ये लैंग्वेज वाला था। तो यहाँ पर हमें ये जो है एन ई और एन एस निकाल के पीई और पीएफ और पी ए ई इंटरसेक्शन एफ ये हमें खुद निकालने पड़े। यहाँ पर गिवन नहीं थे हमें, जैसा कि लास्ट क्वेश्चंस में दिए हुए थे, तो यहाँ पर दिए हुए नहीं थे, यहाँ में ये हमें खुद निकालने पड़े पहले, फिर जाके तब जाकर हम इस रिजल्ट पर पहुँचे। तो अब जो आगे सवाल आएंगे वो लैंग्वेज वाले सवाल आएंगे। इट मीन्स कि
हमें ये चीज़ें खुद निकालनी पड़ेंगी, उसके लिए फॉर्मूला का ज्ञान हमें होना बहुत ज़रूरी है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन बात करेंगे आप अगली वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से कीजिएगा, पहले फॉर्मूले याद कीजिएगा, तो आपको हर पॉइंट समझ में आ जाएगा। ओके।